अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहाड़ों की सल्तनत जी वाला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद सलीम। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है उसका 5 साल जो अरसा था वो पूरा हो गया, और जो आवाम ने उनको जो मैंडेट दिया था और यकीनन जो वोटों की बारिश उन पर हुई थी, उसके बाद उस पर क्या असरात मुरतब हो गए आवाम की ज़िंदगियों पर। और इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि जो अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाला जो रहनुमा हैं उनसे भी हम बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान का कोई सीनियर जर्नलिस्ट भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सके, और गिलगित बल्तिस्तान में जो सूबाई हुकूमत के जो 5 साल जो दौर है उस पर ताराना नज़र डाल सके। और गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत ने अपना छठा बजट भी पेश किया है असम्बली में, और छठा और आखिरी बजट की क्या अहमियत और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और आवाम के ज़िंदगियों पर किस तरह के असरात जो है वो मरतब होंगे, और जो आने वाली हुकूमत है वो इस बजट को किस नज़र से देखेगी, और उस वक्त के जो हालात और जो ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक ये बजट जो है उन तकाज़ों को पूरा कर सकेगा नहीं कर सकेगा। तो इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि ताराना हम नज़र डाल सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की एक बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट जो है यकीनन सीनियर कानूनदान भी है, और उनके गिलगित बल्तिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उन पर उनकी अच्छी खासी गिरफ्त भी है। और हम कोशिश करेंगे कि इन 5 साल अदवार में सूबाई हुकूमत ने किस तरह के गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की के पहिए की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के इक़दाम किए हैं, और अपोजिशन उन इक़दाम को किस नज़र से देख रही है, और क्या फेलियर्स हैं सूबाई हुकूमत के। और इस हवाले से जो कानून साजी हुई है और फिर जो आखिरी बजट पेश किया गया है, तो इस आखिरी बजट के अंदर ऐसी क्या ख़ास बातें हैं जो जिससे आवाम की ज़िंदगियों पर मुस्बित असरात पड़ सकते। सीनियर कानूनदान और सदर पाकिस्तान पीपल पार्टी उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। जो बजट पेश किया गया है उसमें हस्ब साबिक की तरह इस साल भी इन लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए बजट में कुछ भी नहीं रखा। सोशल सेक्टर को फिर इग्नोर किया। फिर पब्लिक सेक्टर की स्कीमें जो कि हमेशा से ब्यूरोक्रेसी बनाती है, इसी तरह की स्कीमों को बजट का हिस्सा बनाया गया है। और जो हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और बेसिक जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के जो सेक्टर्स हैं उन सबको फिर एक दफ़ा फिर इग्नोर किया गया। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो बेरोज़गारी है, जो गुर्बत का लेवल है और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर इस बजट में कुछ भी नहीं रखा गया। सारा बजट एक अल्फाज का हिंसों का गोरख धंधा है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो साबिका सालों में मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह बजट पेश किया था, इसी तरह की ये भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। इस बजट में भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए कुछ भी नहीं है, ना मराहत है, ना सहूलियात हैं, ना उनकी बुनियादी ज़रूरियात के ऊपर इस बजट के अंदर कोई एलोकेशन है। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन दोनों सेक्टर्स को फिर इग्नोर किया गया है। उनकी कारकर्दगी आवाम के सामने है। 5 साल गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ जो खिलवाड़ हुआ, जो गिलगित बल्तिस्तान के साथ मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी उसने जिस तरह बजट का इस्तेमाल किया और जिस तरह लूट मार की, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। 5 साल पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लूट मार हुई। तमाम वो स्कीमें इंट्रोड्यूस हुई, तमाम वो स्कीमें फील्ड में लाई गई जिनका फ़ायदा किसी ब्यूरोक्रेट को जाता था, किसी वज़ीर को जाता था, किसी ठेकेदार को जाता था, कि मखसूस लोगों को जाता था। अवामी नौयत की कोई स्कीमें इस हुकूमत की तरफ से वजूद में नहीं लाई गई। आपके सामने हैं बहुत सारी चीज़ें। कोई एक बड़ा कॉलेज ये हुकूमत नहीं बना सकी, कोई एक बड़ी मेडिकल कॉलेज इन लोगों ने बनाने में एक नाकाम रहे, न ही कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने में कामयाब हो गए। किसी किस्म की कोई इस तरह का हेल्थ एजुकेशन के अंदर किसी किस्म के इस्लाहात नहीं किए। 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन मतलब एजुकेशन के सेक्टर को बिल्कुल निगलेक्ट किया और कोई इस्लाहात नहीं किए। इसी तरह हेल्थ सेक्टर को भी इस हुकूमत ने तबाह बर्बाद किया। इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तकरीबन 25 लाख की 20-25 लाख की आबादी है। इस पूरे 20-25 लाख की आबादी को यहाँ पर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी अभी तक मुयसर नहीं है, और ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। और एंजियोग्राफी के लिए भी इस्लामाबाद जाना होता है, एंजियोप्लास्टी के लिए भी इस्लामाबाद जाना होता है। बल्दियाती इलेक्शन का हवाला देंगे तो 5 साल गुजर गए, इस हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन कराने में नाकाम रहे।
किसी भी किस्म का कोई लोकल गवर्नमेंट का लोकल बॉडीज़ पूरे मुल्क के अंदर उनका 5 साल का टेन्योर मुकम्मल होने जा रहा है। और गिलगित बल्तिस्तान वाहिद बदकिस्मत खित्ता है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन मतलब हमें मुयसर नहीं हुए। लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम था उसके ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया, ब्यूरोक्रेसी को बिठाया, और पिछले 5 साल में जो लोकल गवर्नमेंट का बजट था, जो ब्लॉक एलोकेशन का पैसा था, उसको भी बंदरबाट किया गया, उसकी लूट मार की गई। किसी भी जगह में वो पैसा जो लोकल गवर्नमेंट का बजट होता है वो कहीं पर नहीं लगा, न किसी यूनियन कौंसिल को हिस्सा दिया गया, न डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के वार्ड को हिस्सा दिया गया, न कि म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड को हिस्सा दिया गया। ये अजीब सी डिस्ट्रीब्यूशन इन लोगों ने की 5 साल। वो तमाम जो यूनियन कौंसिल के हिस्से होते थे, वार्ड का हिस्सा होता था, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का जो वार्ड है उसके लिए एलोकेशन होती है, जो फेडरल गवर्नमेंट से ब्लॉक एलोकेशन में पैसा आता है, उसको भी वायलेट किया गया, बंदरबाट किया गया। 5 साल के अरसे में इन लोगों ने जो उसूल थे बल्दियाती बजट की तकसीम का जो उसूल था उसको इन लोगों ने तोड़ दिया और अपने मन पसंद जगहों पे ले जाके बजट को खर्च किया, और उसकी भी लूट मार हुई। कहीं पे नज़र इसका बल्दियाती बजट का कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बजट आता था, जो यहाँ पे लोकल एडीपी के ज़रिए से, डीडब्ल्यूपी के ज़रिए से जो स्कीमें मुरतब होती थी, उनकी हालत भी आपके सामने है। आज ये 5 साल पूरा करके जा रहे हैं। रोड्स की जो हालत है, गलियों की जो हालत है, सीवरेज की जो हालत है, किसी भी किस्म की कोई फैसिलिटी गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को मुयसर नहीं हुए। न ही एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इनकी कोई इन्वेस्टमेंट हुई है, नहीं फिशरीज़। बहुत बड़ा पोटेंशल है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, फिशरीज़ का जो पोटेंशल है उसके ऊपर 1 रुपये का खर्च नहीं हुआ। डेयरी के ऊपर खर्च होना चाहिए था, वेटरनरी के ऊपर खर्च होना चाहिए था, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के पोटेंशल्स हैं, उनके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। उसके बाद फ्रूट्स, जो गिलगित बल्तिस्तान के फ्रूट्स है पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट ये हुकूमत करने में नाकाम रही। वाटर पावर जनरेशन, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का बहुत बड़ा पोटेंशल है, हाइड्रो जनरेशन के ऊपर भी ये हुकूमत कोई काम करने में नाकाम रही। आज 5 साल गुजरने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, गिलगित शहर के अंदर 20-20 घंटे की, 22-22 घंटे की लोड शेडिंग है। बाज़ हेड क्वार्टर्स में, अभी बल्तिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पे तकरीबन 22 घंटे की लोड शेडिंग है, उनजा में 20 घंटे की लोड शेडिंग है, और गिलगित शहर के अंदर भी तकरीबन 20 घंटे की लोड शेडिंग से लोग गुजरे। और इनकी जो 5 साल कारकर्दगी को हम ले लें तो 5 साल कारकर्दगी में सिर्फ हमें लूट मार नज़र आई। लामाला इन लोगों ने बहुत सारे कागजात के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें मतलब शो की होंगी, किताबें बनाई होंगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड किसी भी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं है। लोगों को पता है कि मतलब लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि मुस्लिम लीग नून ने 5 साल हुकूमत की हो, और मुस्लिम लीग नून के 5 साल की हुकूमत की जो कारकर्दगी है ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। कागजात के अंदर शायद बहुत सारा पैसा यूटिलाइज किया जाने का शो किया गया होगा, वो सारा का सारा पैसा जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए आया था, गिलगित बल्तिस्तान के गरीबों के लिए आया था, वो चंद मुफाद परस्त टोले ने हुकूमत के और वज़रा से मेल मिलाप करके वो सारा बजट को इन लोगों ने लूट मार की है। अवाम को कोई चीज़, कोई सहूलत, किसी भी किस्म की कोई सहूलत मुयसर नहीं है। वाटर सप्लाई की भी हालत आपके सामने है, जो कि मतलब इस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो गिलगित शहर की मैं बात करूं तो गिलगित शहर के अंदर मतलब जो इस वक्त कोड़ोदास के एरिया को हम ले लें, जो कि पिछले 5 साल से पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इस तरफ आ जाएँ तो नगरल में जो गिलगित शहर के मुजाफात हैं, खोमर का एरिया है, नगरल का एरिया है, अम्फरी का एरिया है और बसीन का एरिया है, वहाँ पर भी वाटर सप्लाई की जो शॉर्टेज है और जो जिस तरह मतलब शेडिंग है वाटर की, और लोगों को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है इस वक्त भी गिलगित के अंदर मतलब जो आबी वबाई बीमारियाँ इतनी फैली हुई हैं, हेपेटाइटिस की बीमारियाँ आम हैं, मतलब गैस्ट्रो की बीमारियाँ आम हैं, अच्छा उसके बाद टाइफाइड की बीमारियाँ आम हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इस हुकूमत की तरफ से सहूलियात कम मिली हैं, तकलीफ़ात ज़्यादा मिले हैं। और मुझे जो नज़र आता है नक्शा, शायद इस मौजूदा कमिंग इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने के लिए कोई बंदा मौजूद नहीं होगा, और जो इनका अंजाम होना है वो अंजाम इनको शायद पहले ही नज़र आ गया है। तो अभी से इन लोगों ने शोर मचाना शुरू किया है कि हमारे बंदे तोड़े जा रहे हैं, हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है। किसी को तोड़ा नहीं गया, किसी ने किसी को छेड़ा भी नहीं है। अगर ये खुद मुस्लिम लीग नून से तंग होकर दीगर पार्टियों में जाते हैं तो ये मौजूदा जो हुकूमत है, उसकी कैबिनेट है, इसकी खामियाँ, इसकी गलतियाँ हैं। इसने 5 साल टीम वर्क करने की बजाय 1 मैन शो के ज़रिए से निज़ाम चलाया, अपनी मतलब दबाव के ज़रिए से लोगों को अपने साथ रखा,
لیکن آج تھوڑا سا دباؤ ختم ہونے لگا ہے، تو اس کے مطلب جو پال و بر تھے وہ بکھرنے لگے ہیں، اور مجھے ان کا انجام جو ہے وہ بالکل بھیانک سا نظر آتا ہے، اور آنے والے الیکشنز میں مسلم لیگ نون کا گلگت بلتستان میں نام و نشان نہیں ہوگا۔ کورونا کا مرض گلگت بلتستان جو ہی پہنچا اس کے بعد سے آج تک جو مینجمنٹ اور جو مس مینجمنٹ ہے اس حکومت کی، اس وقت تک روزانہ کورونا سے لوگ مر رہے ہیں، ریکارڈ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس قدر کورونا پھیل چکا ہے، کورونا نے گلگت بلتستان کو میں کے اندر اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں۔ یہ ضرور کرنٹینہ سینٹرز میں لگے ہوئے ہیں، بہت سارے کرنٹینہ سینٹرز ان لوگوں نے محض اس لیے بنائے ہیں، ان کرنٹینہ سینٹرز کے ذریعے سے اپنے مخصوص لوگوں کو نوازا گیا، ان کرنٹینہ سینٹرز کے ذریعے سے ان لوگوں نے مال بنانے کا کام شروع کیا، اور جتنے کرنٹینہ سینٹرز کے نام پہ بندربانٹ ہوئی ہے، لوٹ مار ہوئی ہے، اس سے مطلب یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ مطلب گلگت شہر کے اندر دیکھیں، سکردو کو دیکھیں، دیامر کو دیکھیں، گجر کو دیکھیں، اسپتالوں کے اندر کورونا کے مریضوں کا علاج ممکن نہیں ہے، اور ان کے لیے کوئی اور فیسلٹی موجود بھی نہیں ہے۔ اس وقت کورونا کے جتنے مریض ہیں وہ صرف ڈیتھ سٹیج کے اوپر اسپتالوں کو اپروچ کرتے ہیں، تو ان کا علاج میسر نہیں ہوتا ہے۔ تو موجودہ حکومت نے اس بابت کورونا کو بھی اتنا لائٹ لیا، جب لاک ڈاؤن کرنا تھا تو اس کو لاک ڈاؤن کو اوپن کیا گیا، اور اس وقت پورے علاقے کے اندر کورونا کے مریض کورونا پھیل چکا ہے، اور کورونا نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں۔ ہم دعاگو ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہمارے گلگت بلتستان کے باسی ہیں ان کے لیے ایک خطرے کی الارم ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی صحت ان کو محفوظ رکھے کورونا سے۔ ادروائز حکومت نے تو جو کام کرنا تھا وہ کرنے میں بالکل قاصر ہے، اور بلکہ یہاں تک میں نے یہ سنا ہے کہ کورونا کے مطلب نام کے اوپر مطلب اس قدر بڑی بڑی گاڑیاں پرچیز کی گئی ہیں۔ کورونا کی بیماری کا گاڑیوں سے کیا لین دین ہے، اور جس طرح بجٹ کو مس یوز کیا گیا ہے، اور جس طرح بجٹ کو لوٹا گیا کورونا کے نام پہ، لاک ڈاؤن کے نام پہ، کرنٹیناز کے نام پہ، تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ اگر 30 تاریخ تک جتنے وزیر حفیظ الرحمان کے ساتھ 10-12 وزیر ہیں، اگر وہیں اس کے ساتھ رہے تو شاید یہ مقابلے کی کیفیت میں ہوگا، اور یہ میری پیشن گوئی ہے کہ 25 تاریخ سے اس کی مطلب پنچیاں اڑنا شروع ہو جائیں گی، اور شاید 30 تاریخ تک حفیظ الرحمان خالی ہو جائے گا، اور سارے لوگوں نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے، کچھ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات ہیں، کچھ کے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ حفیظ الرحمان مطلب کے پاس کوئی ٹیم ہوگی۔ جتنے کام ان لوگوں نے کیے ہیں وہ لوٹ مار والے کام تھے، اس میں کمیشن تھا، اس میں مطلب لوٹ مار تھی، اور عوام کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی ذات کے لیے، اپنے کارندوں کے لیے، اپنے فرنٹ مینوں کے لیے سکیمیں انٹروڈیوس کروائی تھی، پروجیکٹس بنائے تھے، انہی کے ذریعے سے ان لوگوں نے کمایا ہے۔ اسلام آباد میں کوٹھیاں بنی ہیں، گلگت میں بھی کوٹھیاں بنی ہیں، اور گاڑیاں، کوٹھیاں اور جائیدادیں، اس میں یہ لوگ لگے ہوئے تھے، اس میں کہ کامیاب ہوئے ہیں، ان کے پاس بہت ساری جائیدادیں آ چکی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں مطلب ایک انکوائری کی مار ہے۔ آگے انکوائریاں شروع ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے کتنی لوٹ مار کی۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے صدر پاکستان پیپل پارٹی گلگت بلتستان اور معروف قانوندان امجد حسین ایڈوکیٹ کی گفتگو K2 TV کے ساتھ ہونے والی گفتگو آپ دیکھ رہے تھے، اور یقیناً ان کا جو موقف تھا وہ بڑا سخت تھا۔ جو حکومت کے جو فیلئرز تھے ان پر انہوں نے بڑی پکڑ کی اور سرزنش کی، اور بجٹ کو بھی انہوں نے حوصلہ افزا قرار نہیں دیا۔ اب دیکھتے ہیں گلگت بلتستان اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محترم کیپٹن ریٹائرڈ شفیق خان صاحب، وہ اس نئے اور آخری بجٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس بجٹ کی کیا اہمیت ہے ان کے نزدیک، اور پھر جو 5 سالہ دور ہے اس پر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہم بات کر سکیں۔ تو آئیے ناظرین، کیپٹن ریٹائرڈ محمد شفیق خان قائد حزب اختلاف نے کیا کہا۔ سب سے پہلے تو میں K2 TV کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ گلگت بلتستان کے مسائل کو اجاگر کرنے میں کردار ادا کرتے رہتے ہیں، اور ہماری آواز جو ہے عوام تک اور حکام بالا تک پہنچانے میں ایک اہم رول آپ لوگوں کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لیے یہ ایک اچھی کنٹریبیوشن ہے آپ لوگوں کی۔ تو میں اگر آپ بات کریں اس بجٹ کے موجودہ بجٹ کے حوالے سے، تو اس وقت بھی ہم نے ان کی تقریر یہ کہہ کے نہیں سنی تھی کہ یہ بجٹ جو ہے ہم سے پوچھ کے نہیں بنایا گیا، بجٹ سازی میں ہمارا کوئی رول نہیں رہا ہے،
جبکہ قانون جو ہے بجٹ بنانا اور بجٹ پاس کرنے کا اختیار جو ہے ممبران اسمبلی کو دیتا ہے. تو ہم صرف یہاں ربر سٹیم بن کے ٹیبل بجانے کے لیے آپ کی تقریر نہیں سنیں گے. ہم نے واک آؤٹ کی. توقع رکھ رہے تھے کہ جو اینول جو ڈیولپمنٹ جو پلان ہے ان کا وہ سامنے آئے گا, اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں خامیاں کیا ہے, خوبیاں کیا ہے. نہ تو انہوں نے ممبران اسمبلی کو اعتماد میں لیا, نہ اینول ڈیولپمنٹ پلان سامنے لایا گیا. اس کے اوپر نان ڈیولپمنٹ بجٹ تھا, ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے کچھ اہم مسائل تھے, ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم بجٹ کے اندر گئے, لیکن اس بجٹ کو پاس کرنے کی ہم نے حمایت نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کے اندر بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ بجٹ بنانے کا اختیار اور بجٹ جو ہے اس کو اپروو کرنے کا اختیار گورنمنٹ نے جی بی اسمبلی کو دی ہوئی ہے قانون نے. جبکہ یہاں پہ پچھلے 5 سال سے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. نہ تو کوئی پری بجٹ سیشن کروایا جاتا ہے, نہ ممبران اسمبلی سے پرپوزلز لیے جاتے ہیں. بیوروکریٹس اپنی دفتروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ علاقے کی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس رکھ رہے ہیں سفارشی بنیادوں پہ, مسلکی بنیادوں پہ اور حکومت کی پریشر کی بنیاد پہ. تو جبکہ زمینی حقائق اس کے بالکل بھی برعکس ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی سیکٹری, کوئی افسر جو ہے وہ پورے علاقے کا اس نے نہ تو وزٹ کیا ہوتا ہے, نہ علاقے کے مسائل سے وہ واقف ہوتا ہے. ان چیزوں کو سامنے رکھ کے قانون نے ایک اختیار دیا ہے جی بی اسمبلی کو, بجٹ بنائے گی اور بجٹ پاس کرے گی. اب اس میں بجٹ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اعداد و شمار ٹھیک ہے پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے. ہمارا اس میں اتنا رول ہوتا ہے کہ پری بجٹ سیشن مینڈیٹری قرار دیا گیا ہماری اسمبلی کی رول آف پروسیجر کے مطابق. پری بجٹ سیشن ہوتا ہے 4 دن کا, مینڈیٹری ہے, فروری کے مہینے میں ہونا چاہیے, اور اگر فروری میں نہیں ہوتا ہے کسی وجہ سے تو مارچ کے مہینے میں ہر صورت میں یہ ہونا چاہیے. تب سے اس کے اوپر ہوم ورک ہو اور بجٹ کے ٹائم پہ تمام چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں ممبران کی ٹیبل کے اوپر پڑی ہوں. مارچ میں یا فروری میں پری بجٹ سیشن میں ممبران سے پروپوزل لینا چاہیے. ان پروپوزلز کو جو ہے ڈپارٹمنٹس, جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے تھرو ویریفائی کروایا جاتا ہے. فلاں ممبر نے فلاں پروجیکٹ دیا ہے, آیا اس پروجیکٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی ممبر نے اگر صرف اور سیاسی بنیادوں پہ کوئی پروجیکٹ دیا ہے تو اس میں ڈپارٹمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اس کو رد و بدل کریں. ان تمام ممبران سے پروپوزل لینے کے بعد جو ہے اس کے اوپر ہوم ورک شروع ہوتا ہے. جون کے مہینے میں بجٹ جو ہے وہ مکمل کر کے لا کے ممبران کے سامنے رکھا جاتا ہے. اس سے بجٹ سے پہلے بھی پھر پری بجٹ سیمینار ہوتا ہے, وہ بھی یہاں نہیں کرایا جاتا ہے. تو ممبران کے سامنے بجٹ رکھ دیا جائے گا, بجٹ پیش ہوگا, اور اس بجٹ کی خامیاں خوبیاں اس کو پرکھنے, اس کو پڑھنے کے لیے 3 سے 4 دن کا وقفہ دیا جاتا ہے. اور اسی وقفے کے دوران جو آپ کو اینول ڈیولپمنٹ پلان دیا جاتا ہے, جو آپ کی بجٹ اسپیچ ہوتی ہے, جو آپ کا نان ڈیولپمنٹل بجٹ ہوتا ہے, وہ سارے ممبران اس کی اسٹڈی کرتے ہیں. کر کے آ کے بجٹ کے اوپر بحث ہوتی ہے. یہاں پہ یہ ٹوٹلی ایک گن پوائنٹ کے اوپر ایک خانہ پوری کروائی گئی. نہ تو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہمارے سامنے تھا, جو کاپی ہمارے سامنے رکھی گئی تھی وہ پچھلے سال کی کاپی تھی. اس میں پچھلے سال کی ان اپرووڈ اسکیمیں, وہ بھی ابھی تک ان کی حد درمی کی وجہ سے اپروو نہیں ہو سکی ہے. ان اپرووڈ اسکیمیں جو ہیں پچھلے سال والی تو اس کے اندر ریفلیکٹ کرتی ہوئی ہمیں اس کاپی کے اندر نظر آ گئی. لیکن اس سال کی کوئی 1% کوئی ایک اسکیم بھی سوائے بلاک ایلوکیشنز میں. اب بلاک ایلوکیشنز میں یہ ہوتا ہے, اسمبلی کے اندر بھی میں نے یہ بات کی کہ بلاک ایلوکیشن سے کیا گارنٹی ہے کل کو اس بلاک ایلوکیشن سے میرے حلقے کو کچھ پیسہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے, یا گلگت کو کچھ پیسہ ملتا ہے, یا سکردو کو کچھ پیسہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. بلاک ایلوکیشن میں پیسہ آ گیا, لیکن وہ آگے چیف منسٹر کے پریشر میں آ کے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یک طرفہ اے ڈی پی بناتے ہیں. پچھلے سال کی اے ڈی پی پھر یہی ہو گیا کہ چیف منسٹر نے اے ڈی پی جب پلاننگ ڈپارٹمنٹ والے ڈپارٹمنٹل اے ڈی پی بنا رہے تھے اس کو ہائی جیک کروایا گیا. سی ایم سیکریٹریٹ میں آ کے اس کے اندر خربوں کی اسکیمیں ڈالی گئی, جو آنے والی جو حکومت ہے اس کے لیے, بلکہ آئندہ 2 حکومتوں کے لیے وہ وبال بنے گا. کیونکہ ان کے پاس کوئی نیا بجٹ یا کوئی نیا پلان اپنا شامل کرنے کا, نیا ڈیولپمنٹ پلان شامل کرنے کا ان کے پاس گنجائش نہیں ہے. کیونکہ 80% بجٹ جو ہوتا ہے وہ آن گوئنگ اسکیموں کے اوپر خرچ ہوتا ہے. تو آن گوئنگ اسکیموں میں انہوں نے اتنی اضافی اسکیمیں پچھلے سال اے ڈی پی بجٹ 2019-20 میں اتنی فالتو اور اتنی اضافی اور اتنی اسکیمیں جو ہے وہ
डाली थी अपने अकरबर परवरी और अपने हल्के इंतखाब से उनको एग्जीक्यूट करना डिपार्टमेंट्स के लिए मुश्किल था, उसकी वजह से आज तक वो एडीपी जो है अप्रूव नहीं हो सकी, बाज़ाब्ता तरीके से उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं मिल सकी। तो इस दफ़ा मेंबरान की तो स्कीम थी नहीं, सिर्फ डिपार्टमेंटल स्कीमें थी, और वो भी एडजस्ट इसलिए नहीं कर पाए कि डिपार्टमेंट सारे जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस है, वर्क्स है, सारे कन्फ्यूजन के शिकार हैं कि पिछली स्कीमों को कहाँ एडजस्ट करें और नई स्कीमों को कहाँ एडजस्ट करें। फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि एक गायबाना बजट हमसे पास करवाया गया, जिस तरह इसके जो किसी लाश की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, जबकि हमारे सामने अंदर तो मवाद था उस बजट की, हम अपना तैयारी करते, उसके ऊपर उसकी खामियां खूबियां बयान करते। ये नहीं था, नॉन डेवलपमेंटल बजट था, उसके अंदर जो खामियां थी या जो डिस्क्रिमिनेशन हुई थी उसमें भी इदारों को जो है मुख्तलिफ ग्रुपों में बांटा गया था, जैसे एग्जेक्टिव के नाम से और एक्स कैडर के नाम से, एग्जेक्टिव कैडर के नाम से, फिर कुछ को टेक्नीशियंस के नाम से, कुछ को डिग्री के नाम पे, कुछ को सेक्रेटरीट के नाम से, कुछ को ऑल लाइन डिपार्टमेंट्स के नाम से। एक डिस्क्रिमिनेशन और एक तफरीक का जो है वो बाज़ार इस बजट के अंदर गर्म किया गया था, वो हमने आइडेंटिफाई की चंद चीज़ें, और बाकी ओवरऑल बजट जो है वो न तो हमारी मर्ज़ी से बनाया गया था, न हमारे उसमें प्रपोज़ल शामिल थे, न हमने उसको अप्रूव करना था। उस बजट को हमने मुस्तरद किया और हम असम्बली से निकल आए हैं। आप देख रहे हैं कि गिलगित के करीब तरीन जो बड़ी आबादियाँ हैं, मसलन नलतर है, बारगो है, शरोट है, सई जुगलोट है, ये गिलगित कैपिटल एरिया के करीब तरीन जो है आबादियाँ हैं। तो इस वहाँ जाके आप देखें लोगों की ज़िंदगी पर कितने मुस्बित असरात पड़े हैं। लोगों की ज़िंदगी एज इट इज़ ही है, वैसी की जैसे थे इससे पहले 20-30 साल पहले, वहीं की वहीं ज़िंदगी गुजार रहे, कोई तब्दीली हमें नज़र नहीं आ रही। तो ये बजट, ये जो है माशी खुशखबरियाँ और सुनाने वाली बातें, तब्दीलियों की बातें करने वाले, तो इस पर तवज्जो क्यों नहीं देते हैं? ये सिर्फ मिनिस्टरों को, अच्छा आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदने, उनके प्रोटोकॉल से आप जो है अंदाज़ा लगाते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है बजट खर्च हो रहा है, बजट बनाया जा रहा है, तरक्की हो रही है। आप बजट और तरक्की देखना चाहते हैं तो वो लोगों की ज़िंदगी को देखें। जिन इलाकों का मैंने नाम लिया वहाँ जाके हर फर्द से उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछे, पहले क्या पोजीशन थी 5 साल पहले, 10 साल पहले, अब क्या पोजीशन है उनकी, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है और बजट का क्या किरदार रहा है उसमें। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की का जो पहिया है, यकीनन इस पहिए की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ यहाँ के जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनका किरदार अहम है, वहाँ वफाकी हुकूमत का किरदार अहम है। वो यकीनन गिलगित बल्तिस्तान जो है वफाक की जो भी वफाक में हुकूमत मुंतखब होती है, आवाम जिनको वोट देते हैं, उनके ताउन के बगैर गिलगित बल्तिस्तान में यकीनन तरक्की का पहिए की रफ्तार को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं होता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इमरान खान से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं कि आने वाले इंतखाबात में यकीनन अगर वफाकी हुकूमत के इकदाम अच्छे होंगे, गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की का जो पहिया है उस पहिए की रफ्तार को आगे बढ़ाने के और यहाँ के जो उलझे हुए मसाइल हैं उनको सुलझाने के लिए अगर वफाकी हुकूमत कोई अहम रोल प्ले कर सकती है, अगर कोई अहम रोल प्ले करे, तो यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में आने वाले इंतखाबात में यहाँ के लोग उस पार्टी को यकीनन तहसीन की नज़र से देखेंगे। अब यह डिपेंड करता है कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं, जो उलझी हुई मसाइल की जो गुत्थी है, उसको कैसे सुलझाती है और यहाँ के लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। यहाँ पर जो गुर्बत है, बेरोज़गारी है, नाख्वानदगी है, और इस हवाले से जो सियासी, समाजी, इंतज़ामी, अदालती और निज़ाम हुकूमत को बेहतर बनाने के लिए, निज़ाम अदल को बेहतर बनाने के लिए वफाकी हुकूमत किस तरह के इक़दाम वो उठाना चाहती है और इस हवाले से उनकी क्या पॉलिसी है, और यकीनन आवाम उसी तरफ देखेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान में निगरान हुकूमत का क़याम अमल में लाया जा चुका है। DIG रिटायर्ड मीर अफजल ख़ान जो है गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला का उन्होंने बहसत निगरान वज़ीर आला हलफ भी वो ले चुका है। तो आइंदा 24-48 घंटों के अंदर यकीनन उसकी काबिना भी मुकम्मल होगी और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो जो है वो साफ़ तरीके से नज़र आएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ़, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाने में इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान किस तरह का रोल प्ले करता है। और फिर यहाँ की जो
निगरान हुकूमत है वो इस हवाले से अपनी क्या कंट्रीब्यूशन जो है साफ़ और शफाफ और गैर जानबदारा इंतखाबात के लिए किस तरह का रोल प्ले करती है, ये आने वाले दिनों में नज़र आएगा। यहाँ पे प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान को ख़त्म करने की हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम हर गली मला शेर सोबा और मुल्क को शाद और आबाद रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।